हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ IMU केमिस्ट्री सीरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे शुरू करना था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ से। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे तुम सबने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरीके से होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर मेटर। तो होता क्या है कि मास को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसको हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है और उसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तुमने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड लिखी हुई है, जैसे कि ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, वो दे रहा है हमारे पास सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो बेसिकली एक जो केमिकल रिएक्शन है हमें हमेशा उसको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि मान लो H2O है, ठीक है, इसको बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 रिएक्टेंट वाली साइड पे, राइट, और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी कितने हैं, 2 ही हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है एंड प्रोडक्ट वाली साइड में सिर्फ एक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे इसको, कि अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी प्रोडक्ट वाली साइड में भी 2 हो गया और रिएक्टेंट वाली साइड में भी 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन, आप देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 4 हो गए और यहाँ पे कितने 2। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। तो अपने पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है, तो ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं ना, वो किस लॉ की वजह से करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की वजह से। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब तुम अज्यूम करो कि हमारे पास एक क्लोज्ड बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर कुछ गैस है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा इस क्लोज्ड बॉक्स के अंदर, तो वो सारा प्रेशर किस वजह से होगा, वो जो पर्टिकुलर गैस वहां पे प्रेजेंट है उस वजह से होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए गैस डाल दी, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा या जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस ए की वजह से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए। पी नॉट ए का क्या मतलब हो गया, प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, अब मान लो वही क्लोज्ड वेसल है, उसके अंदर मैंने कोई और गैस डाल दी, मान लो मैंने यहाँ पे बी गैस डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, इस बी की वजह से होगा। तो उसको हमने क्या लिख दिया, पी नॉट बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब मैंने क्या किया कि वही क्लोज्ड बॉक्स था लेकिन उसके अंदर मैंने दोनों गैसेस को मिक्स कर दी। ठीक है, एक तो थी ए और एक थी मेरे पास बी। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे टोटल प्रेशर आएगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से आ रहा होगा, नहीं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से आ रहा होगा, नहीं। इन दोनों के प्रेशर को अगर मैं प्लस कर दूं तब हमारे पास टोटल आएगा प्रेशर, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे पी ए का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, आधा प्रेशर ए का, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और पी बी क्या हो गया यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग, डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, हम क्या बोलते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस तो जो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है बिल्कुल भी, अगर मैंने उसको एक वेसल के अंदर एनक्लोज करवा दिया, तो जो टोटल प्रेशर होगा, ये जो टोटल प्रेशर है जो कि गैसियस मिक्सचर एक्सर्ट कर रही है, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट गैस, यानी कि पी ए प्लस पीबी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, गैस लॉस। तो गैस लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के गैस लॉस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजिक्स लॉ, कंबाइंड लॉ एंड आइडियल गैस लॉ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। कौन कौन से वेरिएबल्स है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक करके सबको कांस्टेंट करेंगे और दूसरे जो वेरिएबल्स है उनके बीच का रिलेशन देखेंगे। जैसे बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो अपने पास क्या बच गया, प्रेशर बच गया और वॉल्यूम बच गया। तो इन दोनों का रिलेशन देखेंगे यहाँ पर। अब तुम खुद सोचो कि मेरे पास एक इस तरीके से क्लोज्ड सा वेसल टाइप था, ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ वॉल्यूम है,
ठीक है, ये है अपने पास V1। ओके, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर दे रही हूँ। तो प्रेशर लगाऊंगी तो ये जो पिस्टन होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। मान लो अब ये जो पिस्टन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया पिस्टन। तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कितना हो गया? V2 हो गया अपने पास, है ना। तो देखो हमें क्या देखने को मिला कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूं तो जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो गया अपने पास, है ना। मैं इसको K के हिसाब से देखूं, मुझे इसको फॉर्मूला बनाना है तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हटाना पड़ेगा, इक्वल टू लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? P इज इक्वल टू K लिख दिया यहाँ पे, एंड इसको मैं 1/(1/V कर देती हूँ, इसको ले जाते हैं उस तरफ। तो क्या बन गया? PV इज इक्वल टू K बन गया। अब मान लो मैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे बोल रही थी कि यहाँ पे पहले वॉल्यूम 1 था, फिर उसके बाद फाइनल कुछ और वॉल्यूम हुआ, उसी तरीके से प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कुछ अलग होगा और जो फाइनल प्रेशर होगा वो कुछ अलग होगा। राइट, तो यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ? P1V1 इज इक्वल टू P2V2 करके भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से हमने क्या बोला कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमें किसके बीच का रिलेशन देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके हिसाब से जो हमने फॉर्मूला बनाया वो क्या बना है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड आता है अपने पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं? प्रेशर को क्या कर देंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। अगर प्रेशर को कांस्टेंट माना तो हमारे पास क्या बचा? वॉल्यूम बचा एंड टेम्परेचर बचा। राइट, तो अब देखो मान लो तुमने इवन सुना भी होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। जैसे चपाती है, जब तुम रोटी वगैरह बना रहे होते हो तो जब तुम रोटी को तवे के ऊपर रखते हो तो वो फूलती है। क्यों फूल रही है? क्योंकि टेम्परेचर देने से जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है। तुमने देखा होगा वो जो हॉट एयर बलून होता है, राइट, तो इस हॉट एयर बलून में भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अपरेटस लगा हुआ है, गैस जैसा अपरेटस लगा होता है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से ये जो बलून है वो फूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर को अगर तुम कांस्टेंट मान लोगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। दैट कांस्टेंट प्रेशर एज वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? गे-लुसेक्स लॉ। अब देखो एक जगह हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, एक जगह हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। अब क्या बचा अपने पास? अब बचा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे तो तुम्हारे पास कौन सी दो चीजें आएंगी? एक तो आएगा प्रेशर और एक आएगा तुम्हारे पास टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर तुम मान लो एक क्लोज्ड वेसल है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं बाहर से इसको एक्सटर्नल हीट दे रही हूँ तो अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। राइट, तो हमने क्या बोला कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास आता है कंबाइंड लॉ। कंबाइंड लॉ में हम क्या बोल रहे होते हैं कि ये जितने भी हमने अभी पढ़े 3 लॉज के बारे में, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसेक्स लॉ, उसको कंबाइन कर दो। तो जब तुम कंबाइन करोगे तो अपने पास फॉर्मूला आएगा P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 आ जाएगा। तो हमने बस यहाँ पे कंबाइन किया है। और आइडियल गैस लॉ, इसको तो भाई याद ही रख लो, PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे P क्या है अपने पास? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, R है अपने पास गैस कांस्टेंट, ठीक है, और T है अपने पास टेम्परेचर। ओके, अब देखो यहाँ पे आओ कि जो आइडियल गैस है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो आइडियल गैस होता है ना, वो जितने भी गैस लॉज है उसको फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गे-लुसेक्स लॉ है, ये उसको ओबे करेगा हर एक कंडीशन के अंदर, हर एक टेम्परेचर प्रेशर के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या सच में कोई आइडियल गैस होती है?
नहीं होती है, बस हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक आइडियल गैस में हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना मॉलिक्यूल्स में, वो होती नहीं है, क्योंकि देखो हम अट्रैक्टिव फोर्सेस में हम क्या बात है, आइडियल गैस कौन सी गैस होती है, जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करेगी बिल्कुल भी। अगर मैं मान लो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से इसको समझू, तो जैसे मानो कि हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा, तुम्हारे पास एक्सपैंड होगा वॉल्यूम, है ना। तो मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक्सपेंशन होगी गैस की। ये जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, और प्रेशर क्या होना चाहिए यहाँ पर, कम होना चाहिए। तो प्रेशर कम अगर होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो कर सकती है। लेकिन अगर तुमसे पूछा गया डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो हम तब इसका उल्टा बोल देंगे कि प्रेशर को हम क्या कर देंगे इंक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो हमें क्या देखने को मिलता है, पार्टिकल एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। पास आएंगे तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और हम आइडियल गैस में क्या बोल रहे हैं कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होंगी नहीं, अट्रैक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि वो बाइंड ही नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रेशर हम क्या कर देंगे ज्यादा, प्रेशर ज्यादा करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखना जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर आइडियल गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड। क्योंकि मान लो गैस है, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे इसके अंदर गैस है, मैंने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगाऊंगी पिस्टन मूव कर रहा है, अल्टीमेटली ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के बहुत पास आ गया, यानी कि थ्योरेटिकली हम क्या बोल रहे हैं कि गैस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर। जैसे कि एलपीजी में देखने को मिलता है ना, जैसे सीएनजी में देखने को मिलता है उसी तरीके से। लेकिन आइडियल गैस को हम लिक्विड या सॉलिड में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो हमने बोला था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो आर की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, और ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज है, आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर बाय के मोल, ठीक है। दूसरा क्या है 8.314, इसको हम बहुत ज्यादा इन दोनों को तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो 8.314 जूल पर के मोल। और नीचे क्या है अपने पास, सबसे नीचे 1.987 कैलोरी पर किलो मोल, ठीक है। तो ये तीन अपने पास आर की वैल्यूज है, अलग अलग यूनिट्स है इनके, तो उसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद है कि ये जो हमने पढ़े लॉज के बारे में, इनका ग्राफ भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो एक है अपने पास गेलुसेक्स लॉ, एक है अपने पास चार्ल्स लॉ, एक है अपने पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, रिलेशन किसके बीच का निकाला था, हमने रिलेशन निकाला था पी और वी के बीच का। चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकाला था। गेल-लुजैक्स लॉ में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया था, और हमने पी और टी के बीच का रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो बस तुमने यहाँ पे ये ग्राफ्स देखने हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था बॉयल्स लॉ में। बाकी ये दोनों कैसे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ में चेंज देखने को मिलेगा। अब अपने पास आता है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास के बारे में। एटॉमिक मास, नाम से पता लग रहा है कि किसी भी एटम का मास। तो एटम का जो मास होता है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं एटॉमिक मास। तो उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट के लिए हम लिख देते हैं ए एम यू या फिर यू। ए एम यू का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट। और यू क्या हो गया यहाँ पे, यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। तो चाहे एएमयू लिखा हो चाहे यू लिखा हो, सेम ही बात होती है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास जो है, यहाँ पे यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव मास ऑफ द एटम। तो अगर मैं एक एटॉमिक मास के बारे में बात करूं तो वो कितना होता है, तो वो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो अपने पास जो आइसोटोप है कार्बन 12 वाला, यानी कार्बन जिसका एटॉमिक मास होगा 12, मान लो कि तुम्हारे पास ये है, ठीक है, इसके तुमने कर दिए 12 टुकड़े, तुमने एक टुकड़ा लिया उसका मास किया, ठीक है, वो तुमने स्टैंडर्ड मान लिया, और इसी के हिसाब से तुमने जितने भी एलिमेंट्स है उसको तुमने मास देना शुरू कर दिया, ठीक है। सो वन एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम।
ठीक है। और कार्बन 12 एटम की बात करो तो उसका मास कितना होता है, 12 यू होता है, यानी कि 12 यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी कोई मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है। ठीक है, तो सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बात करूं मॉलिक्यूलर मास के अंदर कि तुम्हारे पास है O2, ठीक है, मुझे इसका मास जानना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना मास होगा 16, तो यहाँ पे जो भी आएगा अपने पास वो हो गया अपने पास मॉलिक्यूलर मास। अगर मान लो कुछ इस तरीके से होता है H2O, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना बन गया यहाँ पे मास 18 AMU बन गया। ठीक है, तो ये है अपने पास मॉलिक्यूलर मास। फिर एक होता है अपने पास मोलर मास, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मास ऑफ 1 मोलर सब्सटेंस इन ग्राम्स, तो यहाँ पे हम ग्राम के हिसाब से बात करेंगे। जैसे मान लो H2O के बारे में बात करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, तो कितना हो गया यहाँ पे 18 ग्राम हो गया। ठीक है, तो हम ग्राम्स में बात करेंगे। फिर आता है अपने पास मोल। तो अब देखो मोल का क्या मतलब है, नॉर्मली जैसे तुम कभी भी कहीं पे भी जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, ठीक है, तो तुम किलो के बारे में बात करते हो, पहिया के बारे में बात करते हो, है ना, आधा किलो के बारे में बात करते हो, डजन के हिसाब से बात करते हो। तुम इतना बड़ा नंबर नहीं बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ पे 300 अंगूर चाहिए, तुम वहां पे उसको किलो के हिसाब से बात करोगे, डजन के हिसाब से बात करोगे। तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को छोटी रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे हम बोले कि अगर हमारे पास एक छोटा सा, जैसे मान लो पानी की एक बूंद है, तो उस पानी की बूंद में ही बहुत मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मान लो मैं वहां पे कैलकुलेशन करने बैठ गई, गलती होने के चांसेस है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। तो इसलिए हम ये क्या करते हैं, हमने क्या मान लिया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻³ 23। यहाँ पे एटम्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इतने बड़े नंबर को एक छोटा सा एक वो दे दिया कि इसको हम 1 मोल बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कितने होते हैं उसके अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 12 ग्राम कार्बन के ऊपर। ठीक है, और ये जो नंबर है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसको हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी बोल देते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एन, और उसके सबस्क्रिप्ट में क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, पर मोल। ठीक है, तो इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोल देते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इसको 1 मोल भी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान देंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के ऊपर। तो ये जो मोलैरिटी और मोलैलिटी है ना, ये है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्लास है, इन दोनों ग्लास के अंदर मैंने पानी डाला, अब मैंने इस ग्लास के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी, और इस ग्लास के अंदर मैंने 20 चम्मच चीनी डाल दी, तो तुम क्या बोलोगे, कौन सा ग्लास ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें 20 चम्मच चीनी डली हुई वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, राइट। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डला है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन। तो तुम्हें ज्यादातर देखने को मिलेंगे कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ना, उसमें हम ऊपर की तरफ सॉल्यूट लिख रहे होते हैं और नीचे हम लिख रहे होते हैं सॉल्यूशन। इसमें भी हमें थोड़ा बहुत वैसा ही देखने को मिलेगा। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं हमेशा। तो ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by volume of solution in liters। ठीक है, और जब भी हम मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम इसको स्मॉल एम से डिनोट कर देंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, क्या बोला हमने यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे क्या था सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है, और मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ये जो अपने पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट।
ठीक है। सॉल्यूट क्या है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सॉल्यूट जो होता है वो रिएक्टिव पार्ट होता है सॉल्यूशन का, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहां पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या फर्क देखने को मिल रहा है। ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास बाय मोलर मास का क्या मतलब है, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि तुमने क्या करना है, 18 ग्राम ऑफ H2O के अंदर कितने मोल्स हैं वो पता करनी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ मोल, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, तो गिवन मास मुझे कितना दे रखा है, 18 ग्राम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 18 लिख दिया। मोलर मास इसका तुमने अभी अभी निकाला भी था, H का मास कितना होता है 1, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यानी कि कितना आ गया 18। तो नीचे भी क्या आ गया 18, तो ये कट गया और अपने पास क्या आ गया 1। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 18 ग्राम ऑफ H2O में 1 मोल है। ठीक है, तो तुमने पहले क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे ऊपर पुट कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ही दिया होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, लेकिन याद रखना इसको हमें हमेशा लीटर में ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और मोलालिटी में हम क्या करते हैं, देखो ऊपर तो वही सेम चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये फॉर्मूला तो तुम्हें वहां पे भी लगाना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी ऊपर यहाँ पे लिख दी, एंड देन उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जाएगा। यहाँ पे मास के हिसाब से बात है, यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से बात है। अब हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी टर्म है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, अब देखो हमने पहले भी बात की कि टेम्परेचर को अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो, है ना, तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे इस साइड मोलैरिटी वाली साइड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगी तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना यहाँ पे। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मोलैरिटी के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, मास। मास का क्या मतलब होता है, मेटल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, और हमेशा क्या कांस्टेंट रहती है वैल्यू, चाहे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं चाहे मैं इसको कम करूं। यानी कि चाहे मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊं कम करूं, मोलैलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो अपने पास मोलैलिटी है वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइंटिस्ट के हिसाब से कौन सी वैल्यू को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो करेंगे मोलालिटी, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अब देखो, चलो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है ना। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, मोलैरिटी क्या है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो हमने अभी भी फॉर्मूला देखा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि मोलैलिटी क्या है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिंबल क्या है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला हमने देख ही लिया कि क्या क्या फॉर्मूला होगा। डिपेंडेंस के हिसाब से बात करें तो जो मोलैरिटी होता है उसमें हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो मोलैलिटी है वो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। यूनिट्स क्या इसके, मोल पर लीटर हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बात कर रहे थे, नीचे हम लीटर के हिसाब से बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल प्लस केजी, मोल बाय केजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक मास देखिए, कुछ कॉमन एलिमेंट्स के जो तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, मास 1, क्योंकि जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी है हमें मास ऑलरेडी पता होने चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। फॉर्मूला याद होने से ये ज्यादा चीज बेटर है कि तुम यहाँ पे इसको लर्न कर लो, तभी तुम फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, हीलियम का हो गया 4, लिथियम का 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सोडियम का याद रखना 23 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, जिंक का 65 होता है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उन सब का मास पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी ना टेम्परेचर के बारे में भी बात करते हैं। तो टेम्परेचर को जब भी हम मेजर करते हैं हम उसको 3 स्केल्स में मेजर करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, एसआई यूनिट के बारे में बात करूं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, केल्विन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कन्वर्जन्स तो हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज है जो हमें पता होने चाहिए। जैसे फ़ारेनहाइट
तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस में दे रखा था, तुम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, F इज इक्वल टू 9/5, डिग्री सेल्सियस जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो लिखना है, +32। और अगर मान लो तुम्हें केल्विन में, मतलब डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तुम्हें उसको केल्विन में चेंज करना है, तो सीधा सा यहाँ पे फॉर्मूला है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अपने पास मोल एंड मोलर मास। वही सेम चीज जो हम बोल रहे थे कि अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, गिवन मास बाय मोलर मास कर याद रखना, जो गिवन मास होगा उसको हम ग्राम्स में ही कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास को हम ग्राम पर मोल में कैलकुलेट कर देते हैं। तो मोल एक फंडामेंटल यूनिट होती है केमिस्ट्री में, जो कि स्पेसिफिक क्वांटिटी पार्टिकल की रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो मोलर मास होता है वो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, इसको हम m से डिनोट कर देते हैं और इसको हम ग्राम पर मोल की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। फिर आता है मोल एंड मोलर वॉल्यूम। ऊपर हमने क्या पढ़ा, मोलर मास पढ़ा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलर वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है लेकिन मेरे पास वॉल्यूम दी हुई है, मेरे पास मास नहीं दे रखा, वॉल्यूम दी हुई है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस लिखेंगे ऊपर, ठीक है, इसको हम लीटर में कैलकुलेट करते हैं, नीचे हम मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी की बात करेंगे। और मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 लीटर पर मोल होगा, ठीक है। तो 22.4 तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। अब ये है हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो ये तो हम ऑलरेडी इसके देख ही चुके हैं कि क्या डेफिनेशन होती है या इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ये देख लो, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। अगर तुम्हें मोलालिटी और मोलारिटी को इंटर कन्वर्ट करना है तो तुम्हें यहाँ पे डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है, एक तो है कि मोलारिटी को किस तरीके से मोलालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यहाँ पे जो रो लिखा है इसका मतलब है डेंसिटी, माइनस कर दोगे इसको किसके साथ, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और अगर मान लो तुम्हें मोलैलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी और नीचे इसको डिवाइड कर दोगे 1 प्लस यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1000। तो ये दो फॉर्मूलाज जो है इससे तुम मोलैरिटी और मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो स्टोइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट है ये हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।